नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप टंडन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने कोशिका के विषय में डिटेल से अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत कोशिका की खोजकर्ता कौन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, कोशिका की संख्या के आधार पर हमने जीवों को दो भागों में बांटा था, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। और कोशिका को हमने दो भागों में बांटा था, प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका, जिसकी हमने सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली थी। और आज इस वीडियो में इन दोनों में मुख्य डिफरेंस क्या होता है, इसकी हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। और आज इस वीडियो के अंतर्गत हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, इसके विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिटेल से बात करेंगे। तो यह वीडियो रीट, नीट और अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बनते हैं कोशिका पर, वो मैं बता देता हूँ। कोशिका, तो कोशिका से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है या किसकी होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच, या जिसे हम शुतुरमुर्ग कहते हैं। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और शुतुरमुर्ग को हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच भी कहते हैं। और ये इस प्रकार का जीव होता है, वो बहुत ही तेज़ गति से दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। ये पक्षी होता है, तेज़ गति से दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका की हम बात करें, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा, जिसे हम पादप जगत का जोकर भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। और इसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं, कई बार ये भी लिखा हुआ मिल जाता है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके बाद में देखो, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। जो स्पर्म होता है वो मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका होती है। इसके बाद में देखो, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। तो ये आपको दो तीन क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपको ध्यान में रखने हैं कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, और सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ जो आपको ध्यान में रखना है। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर भी यहीं पे बता देता हूँ मैंने पूछा था कि यह कथन किसने कहा था कि पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो मैंने कल के वीडियो में भी आपको जब पढ़ाते समय बताया था, इसका आंसर जो होगा वो होगा रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इन्होंने एक टर्म दी थी, सेलुला ओमनी सेलुला ई सेलुला, जो टर्म है रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट आज हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में जो मुख्य डिफरेंस होता है वो क्या होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम असीम केंद्रीय सेल भी कहते हैं, हिंदी में असीम केंद्रीय कोशिका भी कहा जाता है, जबकि यूकैरियोटिक को ससीम केंद्रीय कोशिका कहा जाता है। ससीम केंद्रीय कोशिका कहा जाता है।
अब देखो कल जो हमने बात की थी एक बार वो हम यहाँ पर रिपीट कहते हैं। प्रो का मतलब क्या होता है, आदिम प्रकार, और न्यूक्लियस यानी कि कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिनमें आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, आदिम प्रकार का केंद्रक या अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प विकसित केंद्रक। अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जो अल्प विकसित केंद्रक होता है इस केंद्रक को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ। अल्प विकसित जो केंद्रक होता है इसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रकाभ। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, या तो न्यूक्लियोइड, जो इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा न्यूक्लियोइड, और इसे हम केंद्रकाभ भी कहते हैं। और कुछ बुकों में ये जीनोफोर नाम से भी मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना, जीनोफोर। जब यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। सुविकसित केंद्रक पाया जाता है और इसमें जो केंद्रक होता है इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे तो आएगा नहीं। तो ये पहला डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक आदिम प्रकार का होता है, अल्प विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो होता है ये सुविकसित होता है। इस साइड में मैं आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका के विषय में बताऊंगा और इस साइड में यूकैरियोटिक कोशिका के विषय में। अब नेक्स्ट हम डिफरेंस की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है, केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। केंद्रक आवरण का केंद्रक आवरण का अभाव होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की हम बात करें तो केंद्रक झिल्ली इनमें पाई जाती है। केंद्र के चारों ओर दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ये तो इसका मुख्य डिफरेंस हो गया। इसके बाद में हम देखो बात करें तो सबसे बाहर की ओर दोनों ही कोशिकाओं की बात करें तो इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति की हम बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका है इनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो कोशिका भित्ति होती है यहाँ पर केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, ये केवल जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, ये प्रेजेंट होती है। प्लस का मतलब प्रेजेंट है, यहाँ पर जहाँ पर माइनस लगाऊंगा इसका मतलब यहाँ पर अब्सेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका भित्ति के अंदर की ओर जो कोशिकांग आता है वो है कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली है ये दोनों में ही पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होती है ये म्यूरेमिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होती है ये प्रेजेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यहाँ पर देखो कोशिका भित्ति से संबंधित ध्यान में रखना कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में प्रेजेंट होती है और पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी हुई पाई जाती है, और जबकि यहाँ पर ये म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। ये आपको ध्यान में रखना, म्यूरेमिक एसिड। इसके बाद में नेक्स्ट जो ऑर्गन आता है वो हम बात करते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग। झिल्ली युक्त कोशिकांग,
झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका में कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ उनके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम, केंद्रिका हम अलग से बात कर लेंगे, लाइसोसोम। और इसके अलावा और भी ऐसे ही झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, इनका अभाव होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में ये सभी पाए जाते हैं। तो एक बार यहाँ पर हमने जो डिफरेंस देखा है वो एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक झिल्ली होते हैं उसका अभाव होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति है वो प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है, म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और यहाँ पर सेलुलोज की बनी हुई होती है, जंतु कोशिका में एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली है ये प्रेजेंट होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली युक्त कोशिकांगों का प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभाव होता है, इसमें नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम। इसके अलावा माइक्रोट्यूबुल्स हैं जो सूक्ष्म नलिकाएं जिसे हम कहते हैं, ये सभी क्या होते हैं, यहाँ पर अब्सेंट होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंस की बात करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं उनका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभाव होता है और यूकेरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम, तो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, 70S प्रकार का पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में ये 80S प्रकार का होता है। इसके अलावा 70S भी पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिका में, वो जो केवल माइटोकॉन्ड्रिया और जो हरित लवक होता है उसमें पाया जाता है, जबकि सामान्यतः हम बात करें तो 80S प्रकार का राइबोसोम यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कसाब होते हैं, कसाब यानी कि फ्लैजेला भी इसमें पाए जाते हैं और इनमें 0+2 व्यवस्था होती है फ्लैजेला की, और जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डीएनए होता है, ये डीएनए यहाँ पर नगन पाया जाता है और वर्ताकार डीएनए होता है। नगन होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अब्सेंट होती है, इस कारण डीएनए नगन होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और वर्ताकार होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं की हम बात करें तो इसमें डीएनए रेखीय पाया जाता है, रेखीय पाया जाता है, और यहाँ पर जो डीएनए होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, गुणसूत्र जो संख्या होती है वो 1 होती है, जबकि यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या है वो बहुत सारी होती है, यानी कि असंख्य गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोन प्रोटीन है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होती है। स्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखो विभाजन की बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इनका। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में असूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, असूत्री, एसेक्सुअल। और जबकि हम यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें समसूत्री, एक मिनट यहाँ पर, समसूत्री और अर्धसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है। समसूत्री और अर्धसूत्री, माइटोसिस और मियोसिस,
तो कोशिका विभाजन ये असूत्री प्रकार का तो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, समसूत्री और अर्धसूत्री प्रकार का पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिका में। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें तो इसके उदाहरण की हम बात कर लेते हैं। उदाहरण इसमें देखो जो माइकोप्लाज्मा है, उदाहरण हम आगे देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं आएंगे। एक डिफरेंस और देख लेते हैं, जो श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया है वो कोशिका झिल्ली है, उसमें मीजोसोम नामक उभार पाए जाते हैं। मीजोसोम नामक कुछ उभार पाए जाते हैं और इनमें ही श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। तो श्वसन की क्रिया है ये कोशिका झिल्ली में उपस्थित जो उभार पाए जाते हैं जिन्हें हम मीजोसोम्स कहते हैं, उनमें श्वसन की क्रिया होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में जो श्वसन की क्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं और यहीं पर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में जो मुख्य उदाहरण कौन कौन से हम उनकी बात कर लेते हैं। उदाहरण तो यहाँ पर देखो माइकोप्लाज्मा, जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी जीवाणु हैं उन सभी में प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलती है। नील हरित शैवाल, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, नील हरित शैवाल, इन सभी में क्या होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जबकि यहाँ पर हम बात करें तो जितने भी उच्च स्तरीय सभी जो पादप हैं उन सभी पादपों में और सभी जंतुओं में यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जब हमारे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में भी कौन सी होती है, यूकेरियोटिक कोशिका होती है। ये होता है मुख्य डिफरेंस। एक बार हम फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आदिम प्रकार का केंद्रक यानी अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोइड या केंद्रक या जीनोफोर कहा जाता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक आवरण का अभाव होता है, यानी केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में दोहरी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है जो म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है, और जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में ये एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में भी कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काई, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं, जैसे झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं, इन सभी का क्या होता है, अभाव होता है, ये एब्सेंट होती हैं। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में ये सभी पाए जाते हैं। राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कसाब पाए जाते हैं जिनमें 0+2 व्यवस्था पाई जाती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में जो कसाब होते हैं 9+2 व्यवस्था इसमें उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो नगन होता है, वर्ताकार होता है, क्योंकि डीएनए के चारों ओर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसका अभाव होता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका है इसमें रेखीय डीएनए पाया जाता है और ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। गुणसूत्रों की संख्या की हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 1 होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में असंख्य होती है, अलग अलग जीवों के अनुसार पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्टोन प्रोटीन है वो एब्सेंट होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन असूत्री प्रकार का होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में जो विभाजन है वो समसूत्री अर्धसूत्री दोनों प्रकार का पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन की क्रिया है ये मीजोसोम्स नामक उभार पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली पर, उसमें होती है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट हमने जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं उनकी बात की तो माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, इन सभी में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जबकि जितने भी पादप हैं, उच्च स्तरीय पादप और जितने भी जंतु हैं, इन सभी में यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो ये होता है यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस। तो एक बार इसकी संरचना के द्वारा भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। कल भी हमने इनको देखा था और आज भी एक बार फिर से समझ लेते हैं जिससे आपका कोई डाउट ना रहे। देखो ये होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका
और ये है यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे बाहर की ओर ये जो आपको नजर आ रही है इसे हम कहते हैं कैप्सूल, जो कि प्रोटीन का बना होता है। सबसे बाहर की ओर कैप्सूल पाया जाता है जो प्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर की ओर जो ये लेयर होती है इसे हम अलग कलर से बना देते हैं। ये वाली जो लेयर होती है जो मैंने ग्रीन कलर में बनाई है, बायोलॉजी में क्या है, स्ट्रक्चर्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो पूरा जो टॉपिक है वो ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर में मैंने बनाई है ये क्या होती है, ये होती है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। जो कि म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। इसके अंदर की ओर पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मैं इस कलर में यहाँ पर बना देता हूँ। ये जो यहाँ पर आपको येलो येलो नज़र आ रही है, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, एक बार इसको ये जो आपको बाहर वाली येलो येलो यहाँ पर जो नज़र आ रही है ये तो होती है कोशिका भित्ति, और इसके अंदर ये वाली जो होती है जो आपको यहाँ पर ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है, जो मैंने ग्रीन कलर में यहाँ पर बनाई है, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहा जाता है। सबसे बाहर की ओर प्रोटीन से बना हुआ क्या होता है, कैप्सूल पाया जाता है, जबकि इसके अंदर की ओर होता है कोशिका भित्ति, जो यहाँ पर आपको येलो कलर में देखो यहाँ पर नज़र आ रही है, ये क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। और इसके अंदर की ओर पाई जाती है कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर इसमें बहुत सारा जो मटेरियल भरा रहता है जिसे हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर देखो यहाँ पर ये बहुत सारा कुंडलित संरचना आपको नज़र आ रही है, जो क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, जो कि नगन केंद्रक होता है। न्यूक्लियोइड या इसे हम केंद्रकाभ भी कहते हैं। सर्कुलर डीएनए इसमें पाया जाता है। इस डीएनए के अलावा भी जो बैक्टीरिया है उसमें डीएनए पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। यानी एक्स्ट्रा जो मुख्य डीएनए होता है, मुख्य डीएनए के अलावा जो डीएनए पाया जाता है उसे प्लाज्मिड कहा जाता है। छोटे छोटे देखो यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे आपको संरचना नजर आ रही है, गोल गोल, इसे हम राइबोसोम कहते हैं, और 70S प्रकार का राइबोसोम यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद में कुछ देखो यहाँ पर छोटी छोटी गोल गोल है ये संरचनाएं नजर आ रही है, ये क्या होती हैं, कुछ तेलीय संरचनाएं होती हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या, एक फ्लैजेला पाया जाता है, बैक्टीरियल फ्लैजेला जिसे कहते हैं। यहाँ पर 0+2 व्यवस्था है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। तो ये संरचना हमने देख ली, और यहाँ पर इनकी भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दसी हुई संरचना पाई जाती है, उभार पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं मीजोसोम। मीजोसोम कहते हैं, जिनमें श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अब देखो यहीं पर हम बात कर लेते हैं यूकेरियोटिक कोशिका की, जो यहाँ पर है वो प्लांट सेल्स बनी हुई है, जबकि जो जंतु कोशिका है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। देखो ये वाली जो संरचना है यहाँ पर देखो कटिंग करके यहाँ पर दिखाया गया, बाहर की ओर जो ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रही है ये होती है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। इसके अंदर की ओर ये वाली जो संरचना है ये होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, और इसके अंदर ये पूरा जो मटेरियल भरा रहता है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे जो कोशिकांग हैं वो बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो सबसे अंदर की ओर ये वाला जो बड़ा बड़ा आपको कोशिकांग नज़र आ रहा है ये कहलाता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि दोहरी झिल्ली होती है। और इस पर ये छोटे छोटे आपको छिद्र नज़र आ रहे हैं, इन छिद्रों को कहते हैं न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, केंद्रक छिद्र कहते हैं। और इसके अंदर ये वाली जो संरचना आप देख रहे हैं छोटी सी, इस संरचना को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका, इसे केंद्रिका कहा जाता है।
और यहाँ पर आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक कहते हैं। ये प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है, केवल केवल प्लांट कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में ये एब्सेंट होता है। इसके अलावा ये जो धागेनुमा सूत्रकणिका पाई जाती है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इस संरचना को, ये वैक्यूल्स होती है जो कि जंतु कोशिका में छोटी होती है, पादप कोशिका में बड़ी होती है, और इसी कारण से केंद्रक जो होता है पादप कोशिका में एक साइड में पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली के नज़दीक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में ये मध्य में होता है। ये देखो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पाए जाते हैं। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन संरचना नज़र आ रही है, ये होती है गोल्जी अपरेटस यानी गोल्जी काय। और इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं जो केंद्र के साथ में जुड़ी हुई संरचना होती है, जो कि मैंने कल भी आपको बताई थी। जो केंद्रक होता है इससे इस प्रकार से जुड़ी हुई पाई जाती है। इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःद्रव्यीय जालिका। ये दो प्रकार की होती है, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका। जो स्मूथ होती है इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, रफ होती है इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ये वसा का संचय करती है और ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे क्या हो जाती हैं, छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं, और ये एटीएस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इस प्रकार से बहुत सारे कोशिकांग है इस कोशिका के अंदर बिखरे हुए पाए जाते हैं, और ये कोशिकांग इन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें इनका अभाव होता है। तो अब मैंने आपको मुख्य जो डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में वो मैंने आपको बताया है, और कोशिका दोनों की संरचना मैंने आपको समझाई, शायद आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पादप और जंतु कोशिका में मुख्य जो डिफरेंस होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ये हो जाएगी प्लांट सेल्स और ये एनिमल सेल। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में जो मुख्य डिफरेंस होता है वो होता है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि पादप जो जंतु कोशिका इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति का अभाव होता है। दूसरे डिफरेंस की हम बात करें तो पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, यानी प्लास्टिड उपस्थित होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक का अभाव होता है। हरित लवक का अभाव होता है। तो यहाँ पर जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जंतु कोशिका में एब्सेंट होती है, जबकि हरित लवक होता है जो पादप कोशिका में पाया जाता है। और इसी हरित लवक के कारण जो प्लांट सेल्स होती हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो हरित लवक में ही संपन्न होती है, क्लोरोप्लास्ट में ही संपन्न होती है। जंतु कोशिका में हरित लवक का अभाव होता है, इसी कारण से ये प्लांट पर क्या करते हैं, भोजन के लिए निर्भर करते हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंस की बात करें तो इसमें जो गोल्जी काय होता है, गोल्जी काय अल्प विकसित होता है। गोल्जी काय अल्प विकसित होता है, और इस प्रकार का जो गोल्जी काय उसे हम डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि प्लांट सेल्स में जो गोल्जी काय पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, जबकि पादप कोशिका जंतु कोशिका में गोल्जी काय सुविकसित होता है।
जंतु कोशिका में गोल्जी काय सुविकसित होता है, सुविकसित होता है। नेक्स्ट हम डिफरेंस की बात करें तो नेक्स्ट डिफरेंस होता है इनमें जो केंद्रक होता है। पहले हम रिक्तिका की बात कर लेते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी पाई जाती हैं, रिक्तिका आकार में बड़ी होती हैं। आकार में बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में जो रिक्तिका है, जंतु कोशिका में रिक्तिका आकार में छोटी होगी या फिर क्या होगी, अनुपस्थित होगी। या तो पाई नहीं जाती है या होती भी है तो छोटी होती है, अनुपस्थित होती है। और इसी रिक्तिका के कारण पादप कोशिका में बड़ी होती है। इस कारण से जो पादप कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक साइड में पाया जाता है, साइड में या कोशिका झिल्ली के पास पाया जाता है, बीच में नहीं होता है। कोशिका झिल्ली के पास में पाया जाता है। जबकि जो जंतु कोशिका है इसमें केंद्रक मध्य में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। केंद्रक मध्य में पाया जाता है, केंद्रक के मध्य में पाया जाता है, क्योंकि रिक्तिका जो होती है इनमें छोटी होती है। नेक्स्ट हम डिफरेंस की बात करें तो जो पादप कोशिका है इनमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, सेंट्रोसोम का अभाव होता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है पादप कोशिका में जो संचित भोजन है, संचित भोजन है वो स्टार्च होता है, जिसे हिंदी में हम मंड कहते हैं, स्टार्च होता है। जबकि जंतु कोशिका में संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है, जंतु कोशिका में संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की हम एक बार इन कोशिकाओं को हम बाद में समझेंगे। नेक्स्ट जो डिफरेंस होता है वो आता है कोशिका विभाजन से संबंधित। तो पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका पट विधि द्वारा होता है, कोशिका पट विधि द्वारा होता है, द्वारा होता है। जबकि जंतु कोशिका की हम बात करें तो इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन खांच विधि द्वारा होता है। खांच विधि द्वारा होता है। देखो एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यानी कि ये जो कोशिका है इसमें दो केंद्रक बन गए इस प्रकार से। अगर यहाँ पर पादप कोशिका है तो इसमें जो विभाजन होगा उसमें क्या होगा, इस प्रकार से मध्य में एक पट बन जाएगी और ये पट बाहर की ओर बढ़ती चली जाएगी। जबकि जंतु कोशिका की हम बात करें तो ये मान लीजिए कोशिका है जंतु और इसमें ये केंद्रक है और ये केंद्रक है, इसका कोशिका द्रव्य का विभाजन है तो ये इस प्रकार से होता है कि इसमें इस प्रकार से अंदर की ओर एक खांच बन जाती है और ये खांच आगे की ओर बढ़ती जाती है, ये केंद्रक यहाँ पर रह जाता है, ये खांच बन जाती है और इसी कारण से क्या होता है, इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है।
पादप कोशिका में पट विधि द्वारा कोशिका का द्रव्य का विभाजन होता है, जबकि जंतु कोशिका में खांच विधि द्वारा द्रव्य का विभाजन होता है। पादप कोशिका सभी पादपों में देखने को मिलती है, जबकि जंतु कोशिका सभी जंतुओं में पाई जाती है। एक बार हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं जो विभाजन डिफरेंस हमने जो कोशिकाओं में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में देखा है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में एब्सेंट होता है। पादप कोशिका में गोल्जिकाय अलप विकसित होता है जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं, जबकि जंतु कोशिका में गोल्जिकाय सुविकसित पाया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है रिक्तिका है वो बड़े आकार की पाई जाती है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका या तो छोटी होती है या अनुपस्थित होती है। और रिक्तिका बड़े आकार की होने के कारण पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो साइड में पाया जाता है, कोने में पाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कोशिका झिल्ली के पास में पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका की हम बात करें तो जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव होता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, यानी कि तारककाय। हिंदी में इसे हम तारककाय कहते हैं। तारककाय यहाँ पर पादप कोशिका में एब्सेंट होता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में जो संचित भोजन होता है, स्टोर्ड फूड होता है, वो स्टार्च होता है, जबकि जंतु कोशिका में संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट जो डिफरेंस होता है वो होता है कि पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन है वो कोशिका पट विधि द्वारा होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन खांच विधि द्वारा होता है। अब यहाँ पर हम जो कोशिका की संरचना है पादप कोशिका और जंतु कोशिका उनकी संरचना के द्वारा समझ लेते हैं। देखो डिफरेंस को तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये क्या हो गई आपकी ये पादप कोशिका होगी और ये होती है जंतु कोशिका। ये वाली बाहर वाली कौन सी हो जाएगी, ये कोशिका भित्ति हो जाएगी। और इसमें देखो कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती तो ये कोशिका झिल्ली हो जाएगी। कोशिका भित्ति के अंदर की ओर एक लेयर और पाई जाती है और ये होती है कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका की हम बात करें तो पादप कोशिका में क्या होता है, एक बड़ी रसधानी पाई जाती है जिसे हम रिक्तिका कहते हैं। ये इस प्रकार से व्यवस्थित होती है और इस कारण से यहाँ पर जो केंद्रक होता है वो एक साइड में पाया जाता है। जबकि इसकी हम बात करें जंतु कोशिका की तो इसमें जो रिक्तिकाएं होती हैं बहुत ही छोटी छोटी पाई जाती हैं और इसमें जो केंद्रक होता है वो मध्य में पाया जाता है। तो ये हो गया रिक्तिका और इसमें भी ये रिक्तिका हो गई और इसमें ये केंद्रक हो गया और इसमें भी ये केंद्रक हो गया। तो ये मुख्य डिफरेंस होता है। तो अब हम जो कोशिका की संरचना है उनको समझ लेते हैं यहाँ पर। देखो पादप कोशिका में ये बाहर की ओर क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है ये बाहर वाली, और इसके अंदर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली जो जंतु कोशिका में भी देखने को मिलती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है जो कि दोनों में देखने को मिलता है जिसे हम साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। एक मिनट, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला रहा, जो भी मटेरियल कोशिका के अंदर पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद में देखो वैक्यूल जो होती है इसमें बहुत ही छोटी छोटी होती है। सिर्फ डिफरेंस की हम बात करेंगे और सभी ऑर्गन वो सेम मिलते हैं। वैक्यूल्स होती हैं बहुत ही छोटी पाई जाती है, जबकि इसमें वैक्यूल होती है ये बड़ी पाई जाती है। जो रिक्तिका होती है ये बड़ी होती है। इस कारण से जो केंद्रक होता है इसमें तो क्या होता है एक साइड में पाया जाता है, कोने में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें देखो ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं हरित लवक हैं वो पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर हरित लवक अब्सेंट होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। गोल्जिकाएँ है तो गोल्जिकाएँ है वो इसमें पाई जाती है, लेकिन ये अल्प विकसित होती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में सुविकसित होती है। इसके अलावा देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होते हैं सेंट्रियोल्स जिसे हम तारक केंद्र भी कहते हैं या तारककाय हम कहते हैं।
ये तारककाय है, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये इनमें मुख्य डिफरेंस होता है। और अन्य हमने कोशिका के विषय में पीछे जो स्ट्रक्चर देखी थी उसमें मैंने अच्छे से समझा लिया है। वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है, इस कारण हम ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये मुख्य डिफरेंस होता है पादप और जंतु कोशिका में। आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पादप कोशिका श्वसन की क्रिया में, पादप कोशिका श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करती है? कौन सी गैस ग्रहण करती है? ऑप्शन फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है CO2, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन और फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देकर बताना है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन सभी के लिए कंफ्यूज रहता है और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको राइट आंसर बताऊंगा। आज का वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर नोट्स चाहिए बायोलॉजी या किसी अन्य सब्जेक्ट की तो आप मेरा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी विद संदीप टंडन सर। धन्यवाद।